आज विश्व महामारी स्वच्छता प्रबंधन दिवस है, तो सबसे पहले आज के दिन की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएँ। और जैसा कि हमने आप सबको बताया था कि आज हम शाम 5 बजे से लाइव करना चाह रहे थे, पर अभी आप सबको पता है कि हम अपने गाँव में हैं, कुछ तकनीकी दिक्कत के कारण हम लाइव नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं आज के इस विशेष दिवस पर। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं वो कई वर्षों से माहवारी स्वच्छता प्रबंधन पे काम कर रहे हैं अपने-अपने क्षेत्रों में। तो सबसे पहले हम अपने उन खास मेहमानों का आप सबसे परिचय करवाते हैं और उनका अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं पल्लवी सिन्हा जी, जो बिहार से हैं। वो नव अस्तित्व फाउंडेशन की फाउंडर हैं। पिछले कई वर्षों से बिहार के सुदूर क्षेत्रों में आप काम कर रही हैं। हमारे साथ भोपाल से यशस्वी कुमुद जुड़ रही हैं। बहुत लंबे समय से बहुत छोटी उम्र से ही आपने काम करना शुरू कर दिया था और आप काफ़ी स्कूल कॉलेज के बच्चों के साथ और जो झुग्गी-झोपड़ी में बच्चियाँ रहती हैं, उनके साथ आप काम कर रही हैं। यशस्वी, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रिया निगम जुड़ रही हैं, जो लखनऊ के मलिहाबाद के एक गाँव की रहने वाली हैं। प्रिया एक चेंज मेकर हैं अपने समुदाय के लिए। जब इस कोविड में बहुत सारी मुश्किलें चल रही थी, लोगों को सैनिटरी पैड नहीं उपलब्ध हो पा रहा था। ऐसे मुश्किल समय में आपने अपने गाँव की लड़कियों को सैनिटरी पैड बनाना सिखाया, साथ ही उसकी उपलब्धता पे काफ़ी अच्छा काम किया है। हम आपका भी बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ झारखंड से तरुण जुड़ रहे हैं, जो निश्चय फाउंडेशन के फाउंडर हैं। तरुण झारखंड के जो सारंडा के जंगल हैं, वहाँ के आदिवासी समुदाय के लिए लंबे समय से काम कर रहे हैं और आप वहाँ की लड़कियों के लिए रोल मॉडल हैं। वहाँ की लड़कियाँ आपको पैडमैन भैया के नाम से जानती हैं। तरुण जी, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे प्रिया निगम से। प्रिया मलिहाबाद के गाँव की रहने वाली हैं, जो लखनऊ में है। प्रिया, आप अगर हमें बता पाएँ कि आपने 1 साल जो पूरा कोविड काल का 1 साल रहा है, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि जो आज हमारा चर्चा का मुख्य विषय है, जैसा कि इस बार की थीम भी रखी गई है कोविड से रिलेटेड, तो बीते 1 साल में जो ये कोविड काल चला है, इस 1 साल में अ, माहवारी एवं स्वच्छता प्रबंधन का महिलाओं और किशोरियों पर कितना असर पड़ा है, हम इस पे बात करेंगे। तो प्रिया, हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर आप हमें अपना अनुभव साझा कर पाएँ कि पिछले 1 साल में जब शुरुआती लॉकडाउन लगा था, तो उस समय किशोरियों में किस तरह की मुश्किलें आपको देखने को मिली? और जो मुश्किलें आपने देखी, उसका आपने समाधान कैसे निकाला? गुड इवनिंग एवरीवन। गुड कैसे इवनिंग। हैं आप सब? सब बढ़िया, बढ़िया। मैम, मेरी बताएँ आवाज़ प्रिया। आ रही है? जी, जी, आ रही है, आ रही है। ओके। मैं पिछले 2014 से इस फील्ड में आई। वात्सल्य वाटर ऐड के ज़रिए मैं जुड़ी इसमें। स्वच्छ भारत मिशन पे भी वर्क किया और उसके बाद वाटर ऐड से जुड़ने के बाद मुझे एमएचएम पे वर्क करने के लिए मिला और काफ़ी बेहद अच्छा अनुभव रहा और मैंने बहुत कुछ सीखा भी इससे और लोग मेरे से लोग जुड़ते भी रहे, उनको भी सिखाया और हम भी सीखे हैं। अभी जो कोविड के दौरान जो समस्याएँ हुई हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा समस्या अगर कोई निकल के आ रही थी, तो वो थी पैड, सैनिटरी नैपकिन का ना मिलना। बहुत सारे जी। लोग ऐसे भी थे, जैसे दूर-दूर के थे, जैसे हमारे यहाँ तो अवेलेबल हो रहा है, कुछ शहर से बहुत ज़्यादा दूर है गाँव, जहाँ पे आने-जाने की सुविधाएँ भी नहीं है, तो वहाँ पे पैड्स का मिलना भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। तो ऐसे में उन लोगों ने कहा कि दीदी अगर पैड नहीं मिलता है तो हम क्या करें? वैसे तो मैंने पूरी एजेंसी ले रखी है। 2013-14 में मैंने एजेंसी ली हुई थी पैड की। तो हमारे यहाँ जितने भी क्षेत्र हैं तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अभी जो लॉकडाउन हुआ उसमें जो है हमें भी प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि माल नहीं मिल पाया, इस वज़ह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया। हुँ। उसमें सबसे ज़्यादा समस्या यही थी कि पैड नहीं मिल पा रहे हैं, तो मैम इसके लिए क्या करना चाहिए? तो मैंने उनसे बताया कि कपड़े का सूती कपड़ा लीजिए, उसे धुलिए, धूप में सुखा लीजिए साबुन से अच्छे से साफ-सुथरा धुल करके और उसका आप पैड बनाकर उसका इस्तेमाल कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही रहती है मैम मेरी कि जितनी भी लड़कियाँ हैं, वो सभी की सभी सैनिटरी नैपकिन से ज़्यादा सूती कपड़ा इस्तेमाल करें क्योंकि सूती कपड़े से हमें रेड रैशेज़, खुजली, जलन, इन्फेक्शन जैसी कोई भी प्रॉब्लम बहुत ही कम देखने को मिलती है। बट अगर कोई पैड ज़्यादा यूज़ कर रहा है, तो पैड में समस्याएँ होती हैं, खुजली, जलन, रेड रैशेज़ और कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा देर तक चेंज ना करने से भर जाता है, तो कपड़े में ऐसी कोई समस्या नहीं होती है और पैड में भरता है, तो फिर बाहर जाने में भी अनकम्फ़र्टेबल लगता है।
तो हुँ, बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी रही हैं जिन्होंने बताया कपड़ा लगातार पैड यूज़ करने की वज़ह से मुझे दाने हुए, खुजली हुई और उसका निस्तारण करने में भी समस्याएँ होती हैं। तो मैंने उन लोगों को बताया कि एक कपड़ा लीजिए कॉटन का, साफ से धुलिएगा और जितनी बार भी यूज़ करते हैं आप कम से कम 3 से 4 घंटे में एक बार उसे चेंज ज़रूर करना है, पहली हुँ, चीज़। दूसरी चीज़ है आप जब कपड़ा या पैड यूज़ करते हैं, तो उसको यूज़ करने से पहले ही और बाद में दोनों प्रकार से हाथों को साबुन से अच्छी तरह से ज़रूर धुलें। क्योंकि हम भी कोई भी कार्य कर रहे होते हैं, ये इंटरनेट एरिया हमारा इतना ज़्यादा नाज़ुक होता है कि ज़रा-सी अगर लापरवाही करते हैं, तो हमें इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। तो मैंने उन लोगों को बताया कि आप अच्छे से अपने हाथों को धुलिए, यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद में। उसके बाद मैंने उन लोगों को ये भी बताया कि इधर-उधर फेंकने से गंदगी होती है, इन्फेक्शन होता है और वो गंदगी चल के कहीं न कहीं वो हमारे खाने तक ही हमारे हमारे खुद पर करीब में चली आती हैं। तो हुँ, इससे अच्छा मैंने उनको निस्तारण जैसे मैंने कहा इंसिनरेटर की सुविधा जिसके यहाँ नहीं उपलब्ध है, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, मटका होता है बाज़ार से मटका ले लीजिए, चारों तरफ उसमें छेद कर लीजिए और उस मटके को छत पे किसी कोने में रख दीजिए, उसपे से उसकी प्लेट भी कटोरी टाइप की होती है बंद करने वाली, वो भी ले लीजिए और आप ये सब लेकर के छत पे कोने में रख दीजिए। आपका जो कपड़ा या पैड है, वो आप उसी में इकट्ठा करते रहिए। किसी को 4 दिन, किसी को 5 दिन, किसी को 1 हफ्ते तक रहता है। तो जितना आपका कपड़ा होता है, पूरे हफ्ते का आप इकट्ठा कर लीजिए उसी में और वो जब इकट्ठा होता रहता है, धीरे-धीरे वो सूखता भी रहता है। उसी में आप नीम की 2-4 पत्तियाँ डालकर उसे जला दीजिए और ढक दीजिए। जो छेद होगा उनसे धुआँ निकल जाएगा और नीम की पत्तियों से जो बैक्टीरिया होता है, हवा के संपर्क में ब्लड में आने से जो बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं। इससे गंदगी भी नहीं होगी और हमें शर्मिंदगी भी नहीं उठानी पड़ेगी कि बाहर से रोड से कुत्ते बराबर खींच के ला रहे हैं, हमारे दरवाजे पे डाल रहे हैं, लोग बातें बना रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से भी छुटकारा मिलेगा। प्रिया, आप गाँव में रहती हैं और गाँव में लड़कियाँ अक्सर बात करने में झिझक करती हैं, माहवारी जैसे विषय पे हम बात नहीं करते हैं, संकोच करते हैं। तो आपने जब काम करना शुरू किया, आप गाँव की एक उभरती हुई नायिका हैं, आप रोल मॉडल हैं बहुत सारी लड़कियों के लिए। तो आपने कैसे फेस किया? क्या मुश्किलें रहीं आपकी? और अगर आप मुझे ये भी बता पाएँ कि जब लॉकडाउन में लड़कियों को पैड नहीं मिल पा रहा था, आपने कपड़े के पैड बनाना उन्हें सिखाया, तो क्या उनके मानसिक स्वास्थ्य पे कोई असर पड़ा? क्या वो मानसिक रूप से परेशान रहीं? ऐसा कुछ समझ में आया आपको? जी, मैम। जैसे बहुत सारी लड़कियों ने कहा मुझे तो बनाना ही नहीं आता है, अब टेंशन हो जाएगी कि हम समय पे कैसे बनाएँगे? तो मैंने उनको सलाह दी कि आप जो है जैसे आप जानती हैं कि हमारा 1 तारीख है, 15 तारीख है, 20 तारीख है, ऐसे करके सबको अपनी डेट पता होती है। कुछ 1-2 दिन आगे-पीछे चलता रहता है। तो आप एक काम करिए एडवांस में पहले से ही तैयारी कर लीजिए, कपड़े को लेकर काटिए, बनाइए। मैंने उन्हें सिखाया भी बैठ कर के। मैं और हुँ। मेरे साथ एक लड़की और जुड़ी हुई थी, वलियाबाद से ही मेरी फ्रेंड थी सरिता। हम दोनों ने मिलकर के बहुत अच्छे से लोगों को इस बारे में ट्रेनिंग भी दी थी। तो बहुत सारी लड़कियों का टेंशन था कि समय पे नहीं बन पाएँगे तो भी टेंशन है, कपड़ा नहीं मिल पाया, सूख नहीं पाया या बन नहीं पाया या वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा तो दिक्कत होगी। तो मैंने उन लोगों को सलाह दी कि ऐसे नहीं करना है, आप आराम से पहले से उसकी तैयारी कीजिए, बनाइए, मुझे दिखाइए कोई दिक्कत होती है तो मैं खुद बताऊँगी आपको। तो उन लोगों ने काफ़ी अच्छा किया बट इस पे बहुत सारी दिक्कतें हुई मैम जैसे उनके घरवालों ने बोला ये सब प्रपंच पालती हो, सबको नज़रों में पड़ता है, सब लोग देखते हैं, बातें बनाते हैं, ये सब अच्छी बात नहीं है, ये तो छुपा के रखने वाली बात है। तो मैंने उन लोगों के घरवालों को भी जा के बताया कि भई इसी से हम सब बने हुए हैं। ये कोई शर्म की बात नहीं है, इस पे जितना ज़्यादा हम खुल के बात करेंगे, उतनी ही ज़्यादा परेशानियों से छुटकारा पाएँगे। अगर हम बताएँगे नहीं, अपनी समस्याएँ छुपाते रहेंगे, तो लगातार बीमारी से ग्रसित होते रहेंगे और लगातार दिक्कतें बढ़ती रहेंगी। मैं भी एक लड़की हूँ और मुझे लगता है क्या लड़की, क्या लड़का इस मुद्दे पे सभी को बात करना चाहिए और खुल के बात करना चाहिए। तो काफ़ी दिक्कतें तो रहीं बट धीरे-धीरे करके लोगों जब जुड़ते रहें 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 तो लोगों को भी समझ में आने लगा कि हाँ, ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी मुद्दा है बात करने का और काफ़ी सुधार भी देखने को मिलता है। हुँ, हुँ। बहुत शुक्रिया प्रिया, हम आपके पास दोबारा से आएँगे। अभी हम यशस्वी से जानना चाह रहे हैं। यशस्वी, आपने बीते समय जब ये कोविड काल चल रहा था, जो पलायन करके मज़दूर वापस आ रहे थे अपने गाँव के लिए, शहरों से लौट रहे थे, उस दौरान या फिर जो आपके भोपाल में झुग्गी-झोपड़ियाँ हैं, वहाँ के बच्चों के साथ आप लंबे समय से काम कर रही हैं और आप स्कूल और कॉलेजेस की छात्राओं के साथ भी काम कर रही हैं। अगर इस पूरे कोविड काल के हम 1 साल को देखें, तो
तस्वी आपने क्या उनकी मुश्किलों को देखा है? उनकी क्या मुश्किलें आई हैं सामने? क्या-क्या चुनौतियाँ रही हैं? और अगर हम उनको मानसिक स्वास्थ्य से जोड़ के देखें कि उनके मानसिक स्वास्थ्य पे कितना गहरा प्रभाव पड़ा है, अगर आप बता पाएँ? तो मैं इस क्वेश्चन को 2 भागों में बाँटूँगी कि पहले जो बिल्कुल। बेसिक प्रॉब्लम्स थी और फिर जो मेंटल इश्यूज़ की आप बात कर रहे हैं। जी, जी। तो जैसा कि आपने बताया और मैं माइग्रेंट वर्कर्स के जब जब पलायन कर रहे थे और उस समय वो पीक पे था, अगर हम अपने अप्रैल मई का टाइम को देखें तो पलायन उस समय बहुत अपने पीक पे था और जब ह तो मेरा जो ऑर्ग हम लोग मैं जिस ऑर्गनाइज़ेशन से जुड़ी हूँ सरोकार, तो हम लोग हाईवेज़ पे, रोड्स पे खड़े रहते थे दिन-दिन भर कि बात करें महिलाओं से या पहले तो सिर्फ राशन एक बेसिक दिमाग में आया था कि ये एक बेसिक नेसेसिटी होगी। बट मेरा पहला रियलाइज़ेशन एंड थैंकफुली कि जब पलायन हो रहा था उस समय आई थिंक स्टार्ट हुआ था और मुझे मुझे पीरियड्स आए उस मंथ और मुझे रियलाइज़ हुआ कि कैसे छोटी-छोटी मतलब अगर आपको सिर्फ पैरों में एक हल्का-सा हेवीपन भी फ़ील होता है, तो आप इरिटेट होने लगते हो। तो कैसे बिल्कुल, वो महिलाएँ सफ़र कर रही होंगी बिना इतने चीज़ों के और मतलब बिना किसी भी चीज़ के एक्चुअली अगर हम माइग्रेंट वर्कर्स की फ़ोटोज़ आज भी देखें तो सिर्फ शायद एक झोला या महिलाओं की गोद में एक बच्चा है जो जस्ट चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। तो उस समय रियलाइज़ हुआ कि बहुत इम्पोर्टेंट है इस चीज़ को आगे लाना। उसमें भी जब इनिशियल 1 मंथ अगर आपको याद हो तो गवर्नमेंट ने एसेंशियल कमोडिटी में जोड़ा ही नहीं था। सैनिटरी नैपकिन्स के प्रोडक्शन को या किसी भी सैनिटरी मतलब मेंस्ट्रुअल हेल्थ प्रोडक्ट को। और उस समय पे भी हमने देखा कि एक तो कमी आई प्रोडक्शन में गिरावट के कारण, मार्केट में कमी आई, लॉकडाउन के कारण मार्केट्स में कमी आई। तो ना सिर्फ माइग्रेंट वर्कर्स जिनको हम विद राशन किट सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे थे, बल्कि वो लोग जिन्होंने अभी धीरे-धीरे चीज़ें समझना शुरू करी थी। अर्बन अर्बन स्लम्स की भी अगर आप बात करें तो लड़कियाँ नहीं मतलब यंग लड़कियाँ भी अभी नहीं खुलना चाहती हैं इन सारी चीज़ों के बारे में क्योंकि उन्हें घर में कभी माहौल नहीं मिला, स्कूलों में कभी वो माहौल नहीं मिला। तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम आई कि एक तो प्रोडक्शन कम हो गया तो वैसे भी बच्चों के पास नहीं पहुँच पा रही थी चीज़ें और लॉकडाउन के कारण और शॉप्स भी बंद हो गई थी। बिल्कुल। अ, उसमें भी जब हम बात करें कि कैसे एक्सेस करें, तो मेरे पास कॉल्स आते थे जो बच्चे मुझसे हमेशा से जुड़े हुए हैं कि दीदी हम कैसे एक्सेस करें क्योंकि घर वाले मना कर रहे हैं और अगर ये जब मतलब आई थिंक पूरा इंडिया ये बात जानता है कि जैसे ही किसी भी घर की इकोनॉमिक कंडीशन पे फ़र्क पड़ता है, सबसे पहला कट महिलाओं की ज़रूरतों पे पड़ता है। चाहे वो लग्ज़रियस आइटम हो, चाहे वो एकदम उनकी बेसिक नीड हो। खाने पे नहीं कट सकता क्योंकि खाना पूरा घर खा रहा है। तो जो उनके बेसिक नेसेसिटीज़ है, सबसे पहला कट कभी भी इकोनॉमिक फॉल डाउन होता है, तो वो महिलाओं की नेसेसिटीज़ पे पड़ता है और वही हुआ। तो बच्चों ने मुझे फ़ोन करना शुरू किया कि दीदी हम क्या करें? हमारे पास नहीं है और अभी वो धीरे-धीरे सीख ही रहे थे सैनिटरी पैड्स आना। अगेन जैसा कि प्रिया ने बोला कि उसने सूती कपड़ों से बनाना सिखाया पैड्स वगैरह, तो मेरे दिमाग में भी फर्स्ट ऑप्शन यही था। बट अगर आप उन घरों का माहौल देखेंगे और दूसरी बात उनकी घरों की बनावट देखेंगे, तो पहली बात तो कभी भी सूती कपड़ा बाहर डालने दिया ही नहीं जाएगा कि वो सुखाएँ, उसे सनलाइट प्रॉपर मिले और वो एक इन्फेक्टेड ना रह पाए। और दूसरी बात कि जब आप घरों में बात करेंगे, तो वो जिस तरह की स्लम्स हैं, वहाँ पे आप हाइजीन मतलब बहुत थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ प्रायोरिटी पे कहीं आता होगा। तो बेसिक था कि हम सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड करें। तो और ऊपर के तबके में हम तो क्या प्रॉब्लम्स नज़र आई कि और ये इनएक्सेसिबिलिटी ऑफ सैनिटरी प्रोडक्ट्स इकोनॉमिक कट डाउन के कारण सिर्फ स्लम्स में नहीं था, ये लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज में भी देखने को मिला। जहाँ शायद शायद जहाँ मदर्स समझ रही थी कि हमें अपने बच्चों को हेल्दी सैनिटरी प्रोडक्ट्स देने चाहिए, तो उन्होंने अपनी आवश्यकताओं पे कट डाउन किया और बच्चों को प्रोवाइड करवाना शुरू किया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट कुछ प्रॉब्लम्स थी। फिर जब हम और ऊपर के तबकों मतलब मैं इकोनॉमिक क्लासेस वाइज़ बात कर रही हूँ, तो जब हम हुँ, हुँ। और ऊपर के तबकों में आएँगे, जब हम मिडल क्लास की फैमिलीज़ में आएँगे, तो अब मैं आपके मेंटल हेल्थ मतलब शायद उनके पास मैं सैनिटरी नैपकिन्स या कपड़ों का रहा होगा अवेलेबिलिटी। बट जब हम तनाव की बात करें, तो मैं भी चाहती हूँ कि जब जैसे मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जब मैं कॉलेज में रहती हूँ या मैं अपने फ्रेंड्स के बीच में रहती हूँ, तो मुझे मेंस्ट्रुएशन के दौरान तनाव फ़ील नहीं होता।
मैं बात करती हूँ अपने दोस्तों से खुल के। मेरे दोस्तों को अगर पता है कि मतलब अगर वो 1 हफ्ता या वो इनिशियल 3 दिन मुझ पे हेवी होने वाले हैं, तो उनको पता है कि अगर मैं बोल दूँगी कि यार 1 कप कॉफ़ी ले आना प्लीज़, तो वो ले आएँगे। बट जब हम अपने घरों में बंद हैं और ऐसे घर जहाँ पे कभी माहौल ही नहीं था बात करने का, कि जब ह कई घरों में ये भी था कि लड़कियों को पहली बार पीरियड्स आ रहे थे और वो ये टफेस्ट टाइम था कोविड का। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उस समय मुझे सुनाई दी कि बच्चों को पता नहीं है, ना दोस्त है बात करने के लिए, ना टीचर्स, और घर में बात होती नहीं। तो जब उन्होंने पहली बार अपनी लाइफ में इतनी ओपनली शायद सैनिटरी प्रोडक्ट्स देखे होंगे, क्योंकि मम्मियाँ भी अपनी कबर्ड में इतनी अंदर छुपा के रखती हैं कि जब तक आपको खुद को मेंस्ट्रुएशन शुरू ना हो, आपको पता भी नहीं होगा कि आपके घर में सैनिटरी नैपकिन्स आते हैं। बिल्कुल। तो उन लड़कियों ने बहुत मानसिक तनाव के साथ फ़ोन करना शुरू किए। और मिडिल क्लास में स्पेशली जब लड़कियों का जो फर्स्ट टाइम जो लड़कियों का मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ था, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन घरों से आई है। तो ये एक जनरल प्रॉब्लम्स का मेरा एक वो था। और अगर आप मेंटल हेल्थ की बात करेंगे तो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आ गई मेंटल हेल्थ में, तो क्योंकि हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं कंपैरेटिवली, तो जो एक साइकिल पे फ़र्क पड़ता है आपकी, वो उसने बॉडी पे बहुत ज़्यादा लोगों मतलब लड़कियों की आप देखेंगे कि एक इंक्रीज ऑफ पीसीओडी का जो रेट है वो इस समय ज़्यादा हुआ है। पीसीओडी एक सिंड्रोम होता है जब आपको पीरियड्स बिना मेडिसिन के नहीं आ पाते। तो आप वो देखेंगे कि उनके साथ घर में हो तो आपके लिए अलग से खाना नहीं बन पा रहा है, या आप अपने उस पे सिर्फ फोकस नहीं कर पा रहे हैं। स्पेशली जो मतलब थोड़ी बड़ी उम्र की महिलाएं हैं, उनका पूरा हुँ। पूरा पूरा दिन सिर्फ किचन में दूसरों की नीड को फुलफिल करने में जा रहा है। तो उसमें केसेस में और पीसीओडी का अगर बढ़ा होगा तो मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ पे बहुत 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 ज्यादा असर पड़ेगा। ना सिर्फ पीसीओडी, अगेन जैसे मैंने बोला कि हम अपने फ्रेंड्स से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, घरों में वो फोन्स वाला माहौल नहीं है। मुझे वो माहौल मिला, मैं उसमें अपने आप को लकी समझती हूँ, बट बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पे फोन से भी बात करने का कोई माहौल नहीं है या एक्सेसिबिलिटी नहीं है, फोन ही नहीं है। तो चिड़चिड़ाहट लड़कियों में बहुत तेजी से आ रही है और इवन महिलाओं में भी आ रही है, क्योंकि वैसे सब मानते थे कि एक मिथ है कि जब आपको पीरियड्स होते तो आप किचन में मत जाओ, ये टच मत करो, वो टच मत करो। तब एक ऑप्शन होता था कि चलो कोई और बना लेगा, या बाहर से खाना आ जाता था अगर आप थोड़े इकोनॉमिकली वेल ऑफ हो तो। हुँ। ये भी देखने को मिला है कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है और अगर घर में एक ही महिला है तो वो मिथ टूट गया है और वो महिला लगी हुई है काम कर। बिल्कुल, मिथ टूट गया है, बिल्कुल, ये अच्छी बात है, बट रीजन टूटने का गलत था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस पे शारीरिक असर पड़ रहा है। और लास्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट, आज ही दैनिक भास्कर भोपाल में एक न्यूज आर्टिकल आया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो लड़कियों और महिलाओं को कोविड पॉजिटिव थे जो लोग, और उन्होंने बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स खाए हैं जिसके कारण उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, और जो औरतें मेनोपॉज रीच करने वाली थी उसमें बहुत तेजी से मतलब उनको इम्पैक्ट होना, उस पे इम्पैक्ट होना शुरू हुआ है। तो एक रिपोर्ट है जो कहती है कि 80% लड़कियां और महिलाएं जो कोविड पॉजिटिव रहे हैं उनको नहीं उनकी कोविड उनकी मेंस्ट्रुअल पूरा साइकिल बिगड़ चुका है। और अगर आप एक बार भी देखेंगे कि हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल 3 दिन 4 दिन भी आगे पुश होता है तो पहले तो फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, क्योंकि हमें डर रहता है अरे ऐसा नहीं हो कि पब्लिकली या अगर घर में सबके सामने कहीं स्पॉट दिख जाए। जो एक मिथ है कि स्पॉट दिख गया तो शेमफुल चीज है वो हमारे लिए। तो हुँ। ऐसी कई तरह की प्रॉब्लम्स आई हैं जो मैंने डील किया है। हुँ। यशस्वी, जब सारी चीज़ें बंद चल रही थी, आप अपने स्तर से प्रॉब्लम्स को हैंडल कर रहे थे। कुछ ही एक आबादी थी जिसको आप कवर कर पा रहे होंगे शायद। अगर आप सामान्यतः 1000-2000 बच्चियों से बात कर पाते हैं, पर इस कोविड में हो सकता है आपने 50-100 बच्चियों से बात कर पाई हो, क्योंकि उसकी कई तरह की चुनौतियाँ रही हैं। क्या आपके दिमाग में ऐसा कोई आइडिया चल रहा है? क्या आपके दिमाग में ऐसा कोई विचार आया इस पूरे 1 साल में या अभी भी आ रहा है कि ऐसी क्या सरकार व्यवस्था करती कि इस
इस कोविड में भी एक तो जो जागरूकता कार्यक्रम लंबे समय से चला, आज शायद हम विश्व महामारी दिवस पे बात करने के लिए एक दिवस मनाया गया है। हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ये एक सुखद तस्वीर है हमारे देश की। पर क्या ये जो जागरूकता कार्यक्रम इतने सालों में इतना आगे बढ़ा था, आप जैसे बहुत सारे युवा साथी आगे आए थे, उसमें कितना ब्रेक लगा है? कैसे इसको, क्या सरकार की तैयारियाँ होती, क्या सिस्टम की तैयारियाँ होती, जिससे इस प्रॉब्लम्स को थोड़ा-सा आसान किया जाता है, इस पे भी गौर किया जाता? अ, सबसे पहली बात तो कि जो इतने सालों से, मतलब सालों का एफर्ट था तमाम ऑर्गेनाइजेशंस का, कहीं हम उन औरतों के दिमाग में जगह बना पाए और सिर्फ ये बता दें कि जो माहवारी होती है वो गलत बुरी चीज नहीं है। अभी बिल्कुल। हम यहीं तक पहुंच पाए थे। कुछ कुछ औरतों ने धीरे धीरे बात करनी शुरू की थी, दुकानों पे जाना शुरू किया था, कुछ कुछ दुकानदारों ने बिना न्यूज़पेपर में लपेटे सैनिटरी नैपकिन देना शुरू किए थे। मुझे ऐसा लगता है कि कोविड और अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि सबके एफर्ट्स उतने, सबके मतलब मैं गवर्नमेंट की इसमें ज्यादा बात करूंगी, इतने तेज नहीं थे वो कैंपेन, वो जो कहीं हम दिमाग में जगह बना पाए थे, हम शायद उसमें बहुत पीछे जा चुके हैं। और बहुत पीछे इसलिए जा चुके हैं क्योंकि अब वापस से, पहले तो इकोनॉमिक कंडीशन आने में टाइम लगेगा, उसके बाद वापस कन्विंस करने में टाइम लगेगा कि भैया हमें इसकी जरूरत है। तो एक लड़ाई जो यहाँ से यहाँ पहुंच गई थी वो और यहाँ से अब शुरू होगी शायद। तो ये एक प्रॉब्लम है। और गवर्नमेंट का मुझे बेसिक चीज थी कि, और मैं अगेन नॉट टॉकिंग अबाउट, मैं गवर्नमेंट किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं कह रही हूँ, चाहे आप स्टेट वाइज देख लें चाहे आप सेंट्रली देख लें आप। और सिंस मेरे में थोड़ा जो समझने का दिमाग है वो पोस्ट 2014 आया है तो नॉट माय फॉल्ट, बट आप जब वहां से देख लें तो भी जीएसटी जब आया था तब भी मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स पे 17% की, हमने सोचा ही नहीं कि सैनिटरी प्रोडक्ट्स भी बिल्कुल। इंपॉर्टेंट होते हैं या एसेंशियल कमोडिटी। तो फिर उसके लिए उनको एक बार हथौड़ा मारना पड़ता है दिमागों पे, क्यों? तो हमें लगा चलो भाई अब समझ रहे हैं। हालांकि वो भी प्रॉब्लम पूरी तरह क्योर नहीं हुई क्योंकि सैनिटरी नैपकिन पे तो जीएसटी हट गया, लेकिन रॉ मटेरियल उतने ही महंगे थे, तो प्रोडक्ट्स अभी भी महंगे ही हैं। लेकिन बार बार हथौड़ा मारना पड़ता है दिमाग पे। फिर वापस जब कोविड का टाइम आया तो एसेंशियल कमोडिटी लिस्ट जब आई तो मुझे 100% था कि इस बार तो होगा ही होगा। लेकिन आपने जैसी लिस्ट खोली, पूरे लिस्ट में कहीं भी मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स का नामो निशान नहीं था। वापस से आपको हथौड़ा मारना पड़ रहा है। तो अभी मैं ये तो भूल जाऊंगी कि गवर्नमेंट कुछ आगे के लिए एफर्ट करे, पहले ये बेसिक्स तो दे। बेसिक जो वो दे सकती है, डायरेक्टली दे सकती है, सिर्फ एक लाइन लिख के दे सकती है, वो तो करे। जहां पे बात आई हमारे एफर्ट्स की, आई थिंक सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा मीडियम बना लोगों से कम्युनिकेट करने का। और मतलब जिन बस्तियों में अभी मुझे अगेन, हम वो जो 2000-3000 बच्चों तक पहुंच पा रहे थे स्कूल्स के जरिए, कॉलेजेस के जरिए, शायद वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, और शायद नहीं 100% नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन जब हम जिन बस्तियों में काम करते हैं अभी, जैसे भोपाल में एक पंचशील नगर बस्ती है, यहाँ रेलवे ट्रैक्स के पास जो स्लम्स है, हम वहाँ पे कुछ बहुत सालों से जिन बच्चों से काम कर रहे थे, तो अब उन बच्चों में भी अवेयरनेस है। तो वो बच्चे अब हमारे भी यहाँ पे चीजें समझाने लगे हैं अपने फ्रेंड सर्कल में। दैट इज आवर सक्सेस। और पंचशील नगर में अगर आप आज भी, मतलब आज फेसबुक पे हमने एक वीडियो डाला है जिसके लिए, मतलब जिसको देख के मुझे बहुत ज्यादा गर्व हुआ, जिसमें जो उसमें बॉयज हैं वो ये कह के वो ये बोल रहे हैं कि फ्रॉम टुडे, क्योंकि एक ओकेजन है, बट वो बहुत पहले से समझ चुके हैं कि वो ये प्लेज ले रहे हैं कि जब उनकी माँ को, उनकी बहन को, या उनकी दोस्त को, या किसी जिस भी फीमेल से वो एसोसिएटेड है, जब वो मेंस्ट्रुएट करेंगी तो वो उन्हें एक ऐसा स्पेस देंगे जहाँ वो उसके बारे में बात कर पा रही है या अपना दर्द जता पा रही है। तो बहुत बढ़िया। तो मैंने फोन कॉल्स के जरिए, मतलब वर्चुअली अगर आप इंडिविजुअली नहीं मिल पा रहे हो तो बच्चों में मेरा नंबर बटा हुआ है लिटरली। तो मैंने उनको बोल रखा है कि कभी भी आप मुझे कॉल करो, कोई भी मेंटली आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, कोई आपको नीड है, आप मुझे फोन करो। तो एक तो कॉल्स के जरिए, और दूसरा जो लोग बस्ती में रहते हैं जिनमें सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी अप्लाई नहीं हो रही है, क्योंकि वो रहते ही दो दो घर, मतलब एक एक घर पे चिपके चिपके घरों में है, तो वो लोग 5-6 बच्चे कलेक्टिवली बैठ रहे हैं एक रूम में डिस्टेंस लेकर, और एक अगर फोन है तो एक जूम कॉल उनके साथ करने की कोशिश हो रही है धीरे धीरे। तो दैट इज हाउ वी आर रीचिंग। बाकी राशन वगैरह के थ्रू जितने भी किट्स में
सैनिटरी नैपकिन्स भी पहुँच रहे हैं, वहाँ पे इंडिविजुअली भी महिलाओं से बात की जा रही है और उसकी इम्पोर्टेंस को समझा। थैंक यू यशस्वी, और शायद आपसे हमें भी समझ आया और हमारे दर्शकों को भी समझ आया कि हम अगर इस पूरे 1 साल की बात करें, तो किशोरियों के सिर्फ सैनिटरी पैड उपलब्ध ना होना एक कारण नहीं था, उसके उसके कई तरह के उसके शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, कई चीज़ों पे असर पड़ा। अगर इस पूरे 1 साल का लॉकडाउन रहा तो उसका जो फाइनेंशियल है वो इतना गड़बड़ हो गया है, जो पैड इस्तेमाल करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी थोड़ी बहुत, वो भी काफ़ी पीछे हो गई, क्योंकि शायद अब वो उन्हें लग रहा है अब इतने संसाधन नहीं है। तो शुक्रिया यशस्वी, आप शायद दूसरी मीटिंग में जाना चाह रही हैं, तो प्लीज़ थैंक यू सो मच, आपने हमें जॉइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अभी हमारे साथ तरुण है, तरुण झारखंड से हैं। तरुण ने इस पूरे 1 साल में काफ़ी काम किया है। कोविड के समय आपने अपनी ग्राम पंचायतों में जो आदिवासी समुदाय हैं, जो जंगलों के बीच में रहते हैं, उनमें जा के आप अपनी बाइक से उनको सैनिटरी पैड पहुँचा रहे थे। पंचायत स्तर पे आपने एक टीम क्रिएट की है। तरुण, अगर आप अपने अनुभव हमें साझा कर पाएँ, आप एक युवा हैं, कितना मुश्किल रहा इस 1 साल का जो दौर था और आपने उसको कैसे हैंडल किया अपने स्तर पे? अगर हम झारखंड में आपके परिप्रेक्ष्य से समझना चाहें। देखिए, माहवारी स्वच्छता के बारे में काम करना ग्रासरूट्स लेवल पर हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है, कठिनाई भरा रहा है। अलग-अलग समय पर अलग-अलग चुनौतियाँ आती रही हैं। जब हम लोगों ने शुरुआत किया था तो उस समय लोग काफ़ी तरह-तरह की बातें किया करते थे, ये सब नहीं करना चाहिए। तो उन सब चीज़ों को हमने मतलब काम करके ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया लोगों की बातों पर। हमने काम किया। हमारे कैंपेन्स में स्कूलों के माध्यम से, गाँव के माध्यम से 20-25 स्कूलों में हम लोगों ने बच्चों की टीम तैयार कर दी। बच्चे बच्चे गाँवों में जा कर के लोगों को जागरूक करने लगे। हम लोग स्कूल्स में पैड बैंक्स हमने बना दिए हैं। लड़के-लड़कियों दोनों को हम लोग ट्रेनिंग्स देने लगे मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में। तो जो जो हमारे बच्चों का ग्रुप था वो काफ़ी एक्टिव हो गया, उनके माध्यम से गाँवों तक जागरूकता फैलने लगी। अ, ये सब काम हमने 2-3 सालों तक किया। हमारे कैंपेन्स में 3 साढ़े 3 हज़ार बच्चे इस तरीके से काम करने लगे। काफ़ी बेहतरीन रिज़ल्ट हमें नज़र आ रहा था। फिर इसी बीच 2019 का मौका आया और कोविड के कारण अचानक से लॉकडाउन लग गया। हम जिस इलाके में काम करते हैं एक बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया है। हमारा खुद का जिला लगभग साढ़े 3-4 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर का है। हमारे जो बच्चे हैं पूरे पूरे डिस्ट्रिक्ट्स के हर कोने-कोने में हमारे बच्चे में जुड़े हुए लगभग तो हम लोग काफ़ी ट्रैवल्स करना पड़ता है काफ़ी ट्रैवल्स करना पड़ता है और हर जगह सबसे बेहतरीन हमारे कैंपेन्स की बात है कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं हमारे कैंपेन्स में जो बच्चियां हैं वो एक तरीके से जैसे हम सभी लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन को एडवोकेट करने के लिए, तो हमारे यहाँ के बच्चे सब उतना कैपेबल हो चुके हैं। हम जब गाँव में नहीं जाते हैं तो अब वहाँ पर कैंपेन्स हमारा वो रन करते हैं। हमारा काम केवल होता है उनको कि सैनिटरी पैड्स हम उनको गाँव में पहुँचा दें और फिर बच्चे इतने ट्रेंड हो चुके हैं हम लोगों के कि वो सभी चीज़ों को इस तरीके से हमारा सैकड़ों गाँव में अभियान चल रहा है। तो कोविड के समय में एक नया परिदृश्य देखने को मिला। जैसे ही लॉकडाउन होना था हमें बिल्कुल अंदाज़ा हो गया था कि क्या परेशानियाँ होने वाली हैं बच्चों को क्योंकि अ, लेकिन हम कर भी क्या सकते थे, घर घर से निकलना मना था। लेकिन जस्ट मार्च 22-23 अप्रैल को लॉकडाउन लगा था। 30-31 मार्च से बच्चों के फ़ोन आने लगे और ऐसे सरप्राइजिंग ये कहेंगे कि मैंने जिन गाँवों में काम नहीं किया था, उन गाँवों के बच्चों ने भी हमें फ़ोन किया। शायद उन्हें किसी सोर्सेज़ से मालूम चला था कि हम उनकी सहायता कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं भावनात्मक तरीके से ये कितना चुनौतीपूर्ण था। फिर हमने चूँकि घरों से बाहर निकलने को अनुमति नहीं थी, प्रशासन से हमने काफ़ी फाइट कर मतलब कि काफ़ी उनसे रिक्वेस्ट कर के हमने अनुमति ली कि हम कैंपेन्स हमारे बच्चों को परेशानी हो रही है, अगर आप उनकी सहायता नहीं कर पा रहे तो हम क्यों नहीं जाए निकले। तो इस तरीके से हमारे वॉलंटियर्स का हम लोगों ने पास प्रशासन से हम लोगों ने लिया। फिर उसके बाद हमने शुरुआत में लगा था कि हम 500,000 बच्चों की मदद कर लें इस लॉकडाउन के समय में तो हम बहुत बड़ा काम कर देंगे।
ऐसा फील हो रहा था शुरुआत की चुनौतियों के माध्यम से। लेकिन जैसे ही हमारा कैंपेन के बारे में लोगों को पता चला, बेतहाशा हमें फ़ोन कॉल्स हमारे वॉलंटियर्स को आने लगे। एक ही दिन 15-20 गाँवों से फ़ोन आने लगे। तो इस तरीके से फिर हम लोग गाँव के वॉलंटियर्स को हमने जो हमारे साथ जुड़े हुए थे उनसे रिक्वेस्ट की, सैनिटरी पैड्स के जो डिस्ट्रीब्यूटर से थे उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि आप हमें सैनिटरी पैड्स दे दीजिए। पैसे तो अभी नहीं हैं, उसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे। सबका सहयोग मिला। और जब हमने 1-2 महीने के बाद हम लोगों ने जब गणना की तो पता चला कि हम लोग लगभग 150 गाँवों से ज़्यादा बच्चों के पास हम लोग पहुँच चुके हैं उनकी सहायता करने के लिए। फिर 1-2 महीने में फिर प्रशासन की ढील हुई, दुकानें वगैरह खुलने लगी। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चुनौतियाँ मतलब कि झेलनी पड़ी इस दौरान। जब लॉकडाउन के समय में हम लोग जब बाहर निकलते थे तो नेशनल हाईवेज जो कहेंगे, और जो मुख्य सड़क राज्यों की होती है वहां पर कई किलोमीटर तक कोई कोई व्यक्ति या कोई वाहन नहीं नजर आता था। जंगलों के रास्ते वहां भी कोई नजर नहीं आता था। नेचर्स अपने एक बेहतर तरीके से नजर आ रही थी। तो हम लोगों ने काफी काफी चुनौतियां झेलनी पड़ी। फिर उस समय आर्थिक समस्याएं भी काफी आई। घरों जो बच्चे थे उनके घरों की आर्थिक समस्याएं, हमारे संस्था भी काफ़ी आर्थिक चुनौतियों से जूझ रही थी। कैसे इतने सारे बच्चे को रिक्वेस्ट को किया जाए। फिर उस समय काफ़ी लोगों से क्राउड फंडिंग के माध्यम से कुछ काफ़ी सारे लोगों ने सहायता की हमारे कैंपेन्स में। और हमारे कैंपेन्स के बारे में काफ़ी लोगों ने भी प्रोत्साहित किया। तो इस तरीके से हमारा कैंपेन हमेशा से एक पब्लिक कैंपेन रहा है, जन भागीदारी से हमारा कैंपेन चलता रहा है। पूर्वी सिंहभूम जिले में कोल्हान में हम 6-7 हज़ार बच्चों को माहवारी स्वच्छता के बारे में अभी हम लोगों ने जागरूक किया है। वो लोग इतनी स्ट्रांगली बात कर रहे हैं। अभी हम लोग जस्ट अपने ऑर्गेनाइजेशंस की एक एनुअल माहवारी स्वच्छता दिवस के ऊपर हम कार्यक्रम कर रहे थे। तो वहाँ पे काफ़ी बच्चों ने अपनी फीलिंग्स को बताया, काफ़ी भावनात्मक था लोग। तो ये सारी चीज़ें, तो इस तरीके से हम लोग काफ़ी मोटिवेटेड फील कर रहे हैं कि हम लोगों ने जो पिछले 4-5 सालों में इतनी मेहनत की है माहवारी स्वच्छता के मुद्दे को लेकर के। हम अपने नज़र में हम लोग 3-4-5 हज़ार बच्चों को जागरूक कर चुके हैं। और डिजिटल माध्यमों के माध्यम से हमारा जो अभियान है वो काफ़ी दूर-दूर तक फैला है। लोग काफ़ी फ़ोन कर के सलाह लेते हैं। इसी दौरान हमने चूँकि सैनिटरी पैड्स जो होता है, रीयूजेबल सैनिटरी पैड्स, हमेशा आलोचनाएँ होती हैं कि ये एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाता है। लेकिन चूँकि जो स्कूल जाने वाली बच्चियाँ हैं उनके लिए कोई बेहतर अल्टरनेटिव नहीं है सैनिटरी पैड्स को लेकर के। तो उनके लिए शुरुआती दौर में सैनिटरी पैड ही एकमात्र विकल्प है। मेंस्ट्रुअल कप्स, इस सब चीज़ों के बारे में उन्हें बताना या वो यूज़ कर पाना उनके लिए बहुत मुश्किल है 10, 11, 12 साल की बच्चियों के लिए। तो हमने एक इसका उपाय निकाला कोरोना काल में कि जो बच्चियां हैं हम उन्हें एक रिस्पॉन्सिबल मेंस्ट्रुएटर के तौर पे क्रिएट करेंगे। हम उनके साथ हमेशा से सैनिटरी पैड को डिस्पोज करने के लिए लगातार बातें करते रहे हैं, उन्हें जागरूक करते रहे हैं। इन काफ़ी बच्चियों ने लोकल लेवल पर इंसिनरेटर्स भी क्रिएट किया है अपने स्कूलों में, अपने घरों में, जिसके तो जागरूक हो रही थी। लेकिन हमने पिछले साल पर्यावरण दिवस के दिन हमने एक नया कैंपेन शुरू किया था, एक पैड एक पेड़ अभियान। उस अभियान के माध्यम से हमारे यहाँ पर जिन बच्चियों को हम लोग सैनिटरी पैड्स गिफ्ट करते हैं हर महीने, वो बच्चियां एक पेड़ लगा रही है हर महीने अपने घरों में, अपने गाँव में। और उस पेड़ को सेवा भी करती हैं कि वो पेड़ जिंदा रहे। तो इस तरीके से बच्चियां जो है वो इन्वायरमेंट को, पर्यावरण, अगर सैनिटरी पैड से थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट को नुकसान अगर वो पहुंचा रही हैं, लेकिन उसको सही तरीके से डिस्पोज करने के लिए वो सजग हैं। और जो नुकसान हो रहा है उसके बदले वो पेड़ भी लगा रही हैं। तो एक बहुत ही सुकून का विषय है कि पिछले 1 साल के कैंपेन्स में 7-8 हज़ार पेड़ भी बच्चों ने लगा दिया है हमारे। तो एक अच्छा मॉडल निखर करके आ रहा है जो लोगों को अब अच्छा लग रहा है। हमें आशा है कि इस मॉडल को देश के और भी कई लोग इसको एडॉप्ट करेंगे आगे चल करके। तो यही है, काफ़ी मिली-जुली प्रतिक्रियाएँ हैं, काफ़ी मिले-जुले अनुभव है। तो यही सारे अनुभव हैं हमारे अपने काम को लेकर के। काफ़ी लोगों का सहयोग और मिलता रहता है।
जी, ये बहुत आपकी अच्छी कोशिश है और जी। ये बात तो हम लगातार सुनते आए हैं कि जो हुँ। सैनिटरी पैड है उसमें 90% करीब हुँ। प्लास्टिक होता है। अगर हम हुँ। उसको खोद के भी डिस्पोज़ करते हुँ, हैं, हुँ, गड्ढे में गाड़ते हुँ, हैं, हुँ, तो भी वो हुँ, कई सालों तक हुँ, हुँ, डिस्पोज़ नहीं हो हुँ, सकता हुँ, है। हुँ, हुँ। तो तरुण अगर आप मुझे अपने उस मॉडल के बारे में थोड़ा-सा बता पाएँ संक्षिप्त में कि जो पंचायत स्तर पे आपने वॉलंटियर तैयार किए हैं, हुँ, क्योंकि आपका काम पूरा वॉलंटियर बेस्ड है ना? हुँ, कम्युनिटी हुँ, बेस्ड हुँ, प्रोग्राम है। हुँ, हुँ, तो जो पंचायत स्तर पे आपने वॉलंटियर तैयार किए, अगर हमारे जो बाकी के साथी हैं जो हमें आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर उनको एक आइडिया मिल पाए, पंचायत स्तर पे आपने वॉलंटियर कैसे तैयार किए और वो खासकर युवा हैं जो आपके साथ जुड़े हैं? बिल्कुल। अब चूँकि काफ़ी काफ़ी सारे जगहों पर जैसे पैड मैन, पैड ह्यूमन्स इस तरह का कॉन्सेप्ट हम लोग सुनते हैं। तो जब हम चूँकि चूँकि हम एक लड़का हैं और हम इस विषय पर बात कर रहे हैं, तो शुरुआत में तो लोगों को झिझक होती है, लेकिन मैं जब जा कर के काफ़ी एग्रेसिवली लोगों से लगातार बातें करता हूँ इस विषय पे, तो लोगों को लगता है नहीं, नहीं कुछ बहुत असल में मैं काफ़ी 8-10 सालों से रूरल इलाके में ही तमाम मुद्दे पर काम करता रहा हूँ। तो लोग हमें काफ़ी बेहतर तरीके से पहचानते हैं और वो हम पर भरोसा करते हैं कि मैं अगर कुछ कह रहा हूँ तो कुछ बेहतर ही कह रहा होऊँगा। तो का उस तरह की पहचान है हमारी और काफ़ी विस्तृत इलाकों में पहचान है। जिन इलाकों में मैं नहीं जाता हूँ, वहाँ के भी लोग शायद मुझे पता नहीं किस तरीके से पहचानते हैं। तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जब हम जिन इलाकों में कैंपेन्स लेकर के जाते हैं, तो मैं वहाँ पर लोगों को बोलता हूँ कि मैं आपके गाँव में रोज़ नहीं आ पाऊँगा। मुझे इस मुद्दे को लेकर के अ, मुझे इस मुद्दे को लेकर के बहुत दूर तक जाना है, सबकी सोच में सुधार लाना है। अगर आपके गाँव से कोई व्यक्ति, कोई लड़का-लड़की जो भी है, वो हमारे कैंपेन्स को अगर आगे बढ़ाने के लिए अ, हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम आपके गांव में लगातार कैंपेन चलाएंगे। हम जिस गांव में जाते हैं वहां पे हम 12 मंथ तक उस कैंपेन को हम रन करते हैं। मतलब कि जो बच्चियां हमारे साथ जुड़ती हैं उनको हम लोग 12 महीने तक सैनिटरी पैड्स देने की कोशिश करते हैं और इस बीच हमारा उनसे उनको हम लोग लगातार मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में, उनके उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के बारे में, अपनी बातों को किस तरीके से रखना है, इन सब चीज़ों के बारे में, एजुकेशन कितना महत्वपूर्ण है, चाइल्ड मैरिजेज को कैसे, अगर चाइल्ड मैरिजेज की स्थितियाँ अपने घर में डेवलप हो तो कैसे फाइट करना है, खुद को कैसे बचाना है, अपने सहेलियों को कैसे बचाना है, तमाम चीज़ों पर हम लोग बात करते हैं। इसमें हम लोगों ने अभी पेड़ लगाने वाला भी मॉडल उसमें हमने ऐड कर लिया है। तो तरह-तरह की जो गतिविधियाँ होती हैं तो बच्चे भी रुचि लेते हैं, नाटक वगैरह भी हम लोग उन लोगों को सिखाते हैं। तो काफ़ी रुचि लेते हैं बच्चे और उस तरीके से जब हमारा एंगेजमेंट गाँव में बढ़ता है तो लोगों का भरोसा भी हमारे ऊपर डेवलप होता है। जो हमारे यूथ लोग हैं, बच्चे लोग हैं, देखिए हम लोग अगर जब भी बच्चों के लिए काम करते हैं तो पूरी कम्युनिटी हमारा पूरा समर्थन करती है, आप कहीं भी काम कीजिए। तो और हम लोग निस्वार्थ भावना से हर जगह पहुँचते हैं, हर जगह करते हैं, जो भी जिसकी भी परेशानियाँ आती है उसको हम लोग सुलझाने के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं, चाहे वो कहीं भी कितनी भी दूर हो, हमारे रीच में है तो हम उसको ज़रूर इंटरवीन करते हैं। तो इस तरीके से रोज़ाना आज आज एक व्यक्ति हमारे कैंपेन से जुड़ा, कल एक व्यक्ति जुड़ा, परसों किसी दूसरे गाँव गए। लगातार वो लोग अभी अभी चूँकि फ़ोन और इंटरनेट है तो अ, इससे भी काफ़ी हम लोगों के कैंपेन्स को फ़ायदा मिलता है। लोग हमारे फ़ेसबुक पेज पे देखते हैं कि हम लोग लगातार क्या कर रहे हैं, तो उससे उनका तालमेल बैठा रहता है क्या, और उनका कैपेसिटी बिल्डिंग भी लगातार होते रहता है कि तो मुद्दे की समझ जैसे बढ़ती है तो लोग जानने लगते हैं कि ये मुद्दा पर काम करना कितना महत्वपूर्ण है। तो इसी तरीके हुँ। से हमारे गाँव-गाँव में अभी कम से कम 150 से ज़्यादा वॉलंटियर्स जो हैं, कॉलेजेस के बच्चे हैं, हमारे छोटे बच्चे जो 3 साढ़े 3 हज़ार जुड़े हुए हैं, सब लोग उसी जो बड़े हो जाते हैं, उसी तरीके से हमारे कैंपेन्स को ऑन करते हैं। ये हमारा कैंपेन नहीं है, सबका कैंपेन है। तो इस तरीके से हमारा कैंपेन आगे बढ़ रहा है। चूँकि आर्थिक चुनौतियाँ हैं इसीलिए काफ़ी सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ें नहीं हो पाती है हमेशा, लेकिन हमारा कैंपेन काफ़ी विस्तार ले चुका है और सबके सबके सहयोग से हम जिन इलाकों में काम कर रहे हैं उधर ही नहीं है, काफ़ी विस्तार ले चुका है। हमारे इलाके से दूर बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं हमारे कैंपेन से। बहुत अच्छा लगता है हमें सोच कर के कि हम लोग जहाँ से सफ़र शुरू किया था अब यहाँ पर हैं और इससे भी अभी 1% काम किया है, अभी 99% काम करना बाकी है।
थैंक यू तरुण, थैंक यू। थैंक यू सो मच। आप हम्म, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और थैंक यू। यकीनन मैंने रिपोर्टिंग के दौरान आपके काम को बहुत करीब से देखा है। बहुत शुक्रिया अपना अनुभव साझा करने के लिए। शायद मेरे दर्शकों को बहुत सारा आइडिया मिला होगा आपके इस काम से, अगर वो शुरू करना चाहें। हमारे साथ बिहार से पल्लवी जी जुड़ रही हैं। पल्लवी सिन्हा जी ने एक ऐसे क्षेत्र में काम करना शुरू किया था। ऐसे जब बिहार की हम बिहार का ज़िक्र करते हैं तो बिहार की कई सारी खबरें हमेशा से हमारे सामने आती है, जहाँ पे हेल्थ सिस्टम की इतनी अव्यवस्थाएँ हैं, जहाँ पे बाल विवाह की इतनी दिक्कतें हैं, तमाम तरह की मुश्किलें हैं। पर आपने एक ऐसे समय में बिहार में जो पैड बैंक है उसकी शुरुआत की थी और 3-4 साल पहले आपने ये काम शुरू किया था। अभी आप बड़े स्तर पे इस काम को कर पा रही हैं। तो पल्लवी जी, हम स्वागत करते हैं आज अपने इस कार्यक्रम में और जानना चाहेंगे आपसे कि आप हमारे दर्शकों को अगर अपना अनुभव साझा कर पाएँ कि जब भी हम किसी आपदा की बात करते हैं बिहार में, चाहे वो बाढ़ आपदा की बात हो, चाहे इस कोविड की बात हो, हमेशा से महिलाओं की जो प्रॉब्लम्स होती हैं या जो महिलाओं के खासकर अगर हम पीरियड पे बात करें, इनको अनदेखा कर दिया जाता है, इन पे गौर नहीं किया जाता है। तो आप अपने इस काम को बिहार में कैसे कर पा रही हैं अभी? बिल्कुल नीतू, थैंक्स मुझे इनवाइट करने के लिए और मतलब मुझसे रिक्वेस्ट करने के लिए कि मैं आपसे अपना थोड़ा अनुभव आपसे साझा कर सकूं नीतू। तो मैं जरूर आप सबों से शेयर करना चाहूंगी। हालांकि जैसा नीतू ने बताया, हमने अपनी पैड बैंक की शुरुआत 2017 में की थी और धीरे धीरे इन्हें हम स्लम से स्टार्ट करते करते गांव, कस्बा, पंचायत सब जगह धीरे धीरे बढ़ते चला गया। पर आप बात करें पैंडेमिक एज की, जो आप लास्ट ईयर जो हमने देखा, तो वहां से ही मैं शुरू करूंगी नीतू। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो फर्स्ट फेज जो पैंडेमिक का था नीतू, सेकेंड फेज देखने के बाद मुझे लगता है कि फर्स्ट फेज में तो हमने कुछ देखा ही नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। फर्स्ट फेज में हम जब हाईवे, सभी ने कहा कि हाईवेज पर गए और जो जो भी लोग दूसरे दूसरे शहर से आ रहे थे हाईवेज पे, हमने सबने उन्हें मदद की। कुछ ने खाने की सामग्री से, कुछ ने मेंस्ट्रुअल हाइजीन किट से, जो भी चीजें थी वो भी दुखदाई था। चल कर आना उनका लंबा सफर, और उसके साथ उनकी मतलब कह सकते हैं कि अनवांटेड, आप कह सकते हैं कि बेटाइम से उनके माहवारी का आ जाना, स्ट्रेस में आकर, या फिर कह सकते हैं कि थक जाने से, आप बहुत प्रेशराइज हो जाते हैं, चलते चलते थक जाते हैं, तो भी समय से अनियमित माहवारी से आपको झेलना पड़ता है। तो मैंने वो देखा है। इनफैक्ट जब हम फूड पैकेट्स बांटते थे तो उस टाइम, तो मैंने महिलाओं को रोते देखा है कि मैम, मतलब महसूस कर सकते थे वो दर्द हम, कि आपके पास मतलब अगर हमने जब उनको फूड पैकेट्स के साथ सैनिटरी पैड दिया ना, तो वो आंसू हम मतलब वो उनका फीलिंग महसूस कर सकते थे। वो आज भी मतलब मुझे लगता है कि वो आज भी जिंदा हो जाता है मेरे अंदर। वो आज भी मुझे लगता है कि वो जीवंत मेरे सामने है वो परिस्थिति। पर तब भी सेकेंड वेव के सामने वो तब भी मुझे कम लगता है। अभी की परिस्थितियां बहुत ही खराब हैं। पर इस पूरे वर्ष में मैं कहूंगी आपसे नीतू कि काम करना फील्ड में बहुत चैलेंजिंग हो गया। एक तरह से कहें तो बहुत काम हमारा बंद हुआ, लोग आना बंद कर गए। जैसे जहां जहां हमने पैड बैंक सेंटर्स एस्टैब्लिश किए थे, वहां लोग आना बंद कर दिए। और कह सकते हैं कि शायद इससे हमें मोटिवेशन मिला कि हम मोबाइल सैनिटरी पैड बैंक स्टार्ट कर सके। हमारे मोबाइल सैनिटरी पैड बैंक का नीति ये कंसेप्ट था कि हमारे ई रिक्शा होती, हमारी ऑटो होती, उसकी चालक जो होती वो महिला ही होती। इसी तरह मैंने उन्हें रोजगार भी दिया था। और उस पर हमारा कंप्लीट एक बॉक्स होता जिसमें हम ढेर सारी सैनिटरी पैड्स होते, हर साइज के, हर तरह के पैकेट्स, उसमें पैंटीज होते, टॉवल होते, उसमें आयरन की गोलियां होती, जो भी आपके एमएचएम रिसोर्सेज कह सकते हैं, जो भी एमएचएम मेंस्ट्रुअल हाइजीन किट के जो कंटेंट्स होते हैं, वो सारी चीज हम उस बॉक्स में रखते। और वो गाड़ी हमारी हर हर दिन एक नए मोहल्ले में जाती और घर घर, उसमें हमने अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके भी डाल रखी थी। एक छोटा सा ऑडियो सिस्टम मैंने प्रोवाइड किया था ड्राइवर को, जिसमें अवेयरनेस, एमएचएम से रिलेटेड जो भी अवेयरनेस पॉइंट थे, जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं हाइजीन से रिलेटेड और क्यों जरूरी है उनके लिए पैड लेना, वो हमने रिकॉर्ड करके रखा था। और उसमें कुछ लोग उसकी तरफ आकर्षित हो, उसमें थोड़ा मतलब
महिलाओं से रिलेटेड कुछ सॉन्ग्स भी हमने डाले थे। तो बहुत अच्छा कार्य करने लगा था हमारा वो मोबाइल सैनिटरी पैड बैंक, और आज भी ये कार्य कर रहा है। लॉकडाउन की वजह से थोड़ी बहुत चैलेंजेस आते हैं नीतू, बट स्टिल हम कहेंगे कि काम महामारी में महामारी नहीं रुकती। ये कहते हैं कि नहीं रुकती, तो काम तो चलते रहना चाहिए। इसीलिए कह सकते हैं कि वो हमने इस तरह से अपने पैड बैंक को डिफरेंट एक मोल्ड किया, डिफरेंट शेप दिया। और अब आप कह सकते हैं कि लॉकडाउन में हम अवेयरनेस कैसे करते हैं, क्योंकि हम मास में भीड़ नहीं जुटा सकते, हम एक साथ 100-150 लोगों को जुटाकर उनका अवेयरनेस सेशंस नहीं ले पा रहे थे नीतू। तो हमने एक कार्यक्रम शुरू किया जो कि ऑनलाइन था। आप सोचेंगे कि ऑनलाइन से तो कितने लोग अफेक्टेड हो रहे होंगे, लेकिन बहुत अच्छा ये कार्यक्रम है हमारा सवाल आपके जवाब हमारे। इस कार्यक्रम में हम महिलाओं से पहले से सवाल लेना शुरू करते। हर महीने की 28 तारीख को हम रखते ये कार्यक्रम अपना, और पूरे महीने हम सारे जगह से सारे लोगों को, चाहे वो रूरल हो और अर्बन में भी, अगर मैं रिक्वेस्ट करती हमारे जितने भी मेड्स हैं या जो भी हमारे सोशल नेटवर्क पे हमारे फ्रेंड्स हैं, उनकी जो मेड्स हैं, मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती कि आपको जरूरत इतनी हो सकता है कि नहीं हो, आपको डायरेक्ट कोऑर्डिनेट कनेक्ट कर सकते हैं डॉक्टर से, पर प्लीज अगर आपकी मेड्स परेशान है तो आप प्लीज उनके सवाल हम तक पहुंचाएं, और हम उनके सवाल लेते। और उस दिन हम, और हर महीने हम एक डॉक्टर्स की कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते। ये सेशन हमारा 2 घंटे का होता, और उस दौरान हम सारे सवालों को डॉक्टर से पूछते और उसका सही जवाब हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते। और उसी में अगर हमें ऐसा लगता, हम लकी ड्रॉ करते जिसमें 5 नाम सिलेक्ट करते, और उसमें से सबके सामने हम वो कूपन्स निकालते, और जिसका भी नाम आता नीतू, उसे हम शी हेल्थ केयर कार्ड जनरेट किया करते। ये शी हेल्थ केयर कार्ड के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसमें महिलाओं के लिए हमने बहुत सारे टेस्ट को रखा था, जैसे सीबीसी हो, हेमोग्लोबिन हो, पैप स्मीयर टेस्ट हो, सर्वाइकल कैंसर के लिए जो बेसिक टेस्ट होती है वो पैप स्मीयर टेस्ट होता है, और अल्ट्रासाउंड जो है, जो बेसिक, जिससे आप कोई भी बीमारी, अगर आपको कोई भी इन्फेक्शन महसूस हो रहा है और आपको जरूरत है, और आप नहीं, महिलाओं में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना नीतू, वो बड़ी लापरवाह होती है, बेपरवाह होती है अपने हेल्थ के प्रति। तो ये उनको मोटिवेट करने के लिए था, ये उनको फाइनेंशियली एक एड प्रोवाइड करने के लिए था। और ये हेल्थ केयर कार्ड के जरिए हम उनको डॉक्टर्स की फ्री कंसल्टेंसी करवाते, और उसके बाद उन डॉक्टर्स के द्वारा जो भी टेस्ट रेफर किया जाता, अल्ट्रासाउंड या जो भी टेस्ट, तो वो ब्लड टेस्ट हो या जो भी तरह का टेस्ट हो, वो सारा नव अस्तित्व फाउंडेशन द्वारा बेयर किया जाता। और इस तरह से शायद इस पूरे कोविड जोन, मतलब कह सकते हैं पूरे एरा में, हमने इस तरह से लोगों तक पहुंचने की कोशिश की। और ये हमारा शी हेल्थ केयर कार्ड था। ये 2 पहल जो हमने की वो खास करके कोविड के माहौल को देखते हुए किया। और अभी का जो सेकंड वेव स्टार्ट हुआ है नीतू, मत पूछिए, उसमें तो हमारी संस्था के द्वारा हमने अपना फोन नंबर डाला, फेसबुक पे ऐड किया, लोगों तक अपने मैसेजेस पहुंचाए कि जो भी कोविड से ग्रसित हैं, जो बीमार हैं, घर में क्वारंटाइन है, पूरी फैमिली की फैमिली बीमार है, जहाँ पे महिलाएं खाना तक भी बना नहीं पा रही, बहुत बीमार है, तो कोविड होने के बाद भी काफी दिन तक कमजोरी रह रही है। तो उस केस में हम लोग खाना बनाकर घर से और डोर टू डोर डिलीवरी कर रहे हैं। सुबह 9 बजे हम लोग उनसे ऑर्डर लेते कि आपको कितने प्लेट्स चाहिए, साथ में सैनिटरी पैड या जो भी से जुड़ी सामग्री एमएचएम को में उनकी मददगार हो, वो सब प्रोवाइड करते हुए इस तरह से हम अभी फेज 3 में काम कर रहे हैं, फेज 2 में सॉरी। और हमारी संस्था के द्वारा उनके लिए ऑक्सीमीटर, वेपोराइजर जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं फ्री में। हमें उनका प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होती है, हम उनसे डिमांड करते हैं कि उनका प्रिस्क्रिप्शन आप हमें भेज दीजिए या हमें फोन कर दीजिए, तो हम उन्हें ऑक्सीमीटर आप समझ रहे हो कि अभी के फेज में बहुत जरूरत पड़ रहा है ऑक्सीमीटर का, और जो पैसे उपलब्ध नहीं होने के कारण ये खरीद नहीं पा रहे हैं और इजीली अवेलेबल नहीं है, और या तो कह सकते हैं कि जागरूकता नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि आखिर इसका यूज क्या है। तो मेरा एक कोशिश है कि इन चीजों को हम उन तक पहुंचाएं।
क्या बहुत सी फैमिलीज ऐसी है नीतू जो अभी कोविड से ग्रसित नहीं है, और मतलब एक प्रिवेंटिव मेजर्स की तरह हमने अपना मेरा कोविड किट करके लॉन्च किया है, जिसमें विटामिन सी की गोलियां, जिंकोविट कैप्सूल्स और ऑक्सीमीटर है, वेपोराइजर है। और मतलब जो एक प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे हम कोविड के लिए पहले से उनको दे सकते हैं, ये सारी चीजें, उसमें थर्मोमीटर है, इस तरह की चीजों को हमने एक जगह संग्रहित करके उन्हें देने की कोशिश की है। और ये पहल हमारी कोशिश की जा रही है कि ये रूरल में ज्यादा हो। शहर में बहुत ज्यादा जागरूकता है, एटलीस्ट लोग ले पा रहे हैं, मदद भी हो रही है एक दूसरे की, लेकिन गांव तक तो अभी लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। इनफैक्ट जहां तक मुझे जानकारी है, लोग इसे छुआछूत बीमारी का नाम दे रहे हैं और बता भी नहीं रहे हैं लोग। सबसे दुखद है कि उन्हें लगता है कि अगर दूसरे को पता चल जाएगा तो वो उनके घर नहीं आएंगे, पानी नहीं पिएंगे, या उनका आना जाना लिमिट हो जाएगा। अभी तक ये चीज उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या चीज है। तो ये बहुत ही दुखद है, ये बढ़ता ही जा रहा है। ये कुछ छोटी कोशिशें हैं हमारी ओर से जो हम कर रहे हैं। और अभी अभी मतलब अभी तक हमारा टारगेट होता था कि हम डायरेक्ट जाकर सेशन लेते, लोगों तक खुद रीच करते, तो शायद मुझे लगा कि ये लेवल तक नहीं हो पा रहा था, क्योंकि किसी भी पर्सन की एक्सेसिबिलिटी का एक लिमिटेशन होता है। और अभी जो हम कर रहे हैं, जो रिसेंटली हमने स्टार्ट किया है, जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स जैसे जीविका दीदी हो, आशा दीदी हो, आंगनवाड़ी सेविका हो, उन्हें उन उन लोगों को हम जोड़ रहे हैं अपने साथ एक बड़े से व्हाट्सएप ग्रुप में। पहले तो हम फील्ड में गए थे, अभी तो लॉकडाउन हो गया है, पर उससे पहले हमारी टीम ने पूरे सबका फोन नंबर कलेक्ट किया, सबको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा, क्योंकि अभी जाकर फील्ड में काम करना भी काफी मुश्किल हो रहा है। तो जिनके जिनके पास एंड्रॉयड फोन है, और पड़ोस के कुछ लोगों को मैंने कहा कि आप लोगों ने बुला लीजिए, जो महिला है, आपके दोस्त है, बहन है, आपके घर के रिलेटिव हैं, एक जगह आप लोग हो जाइए और आप एक फोन से जुड़ सकते हैं। इस तरह से ग्रुप बनाकर हम लोगों को जोड़ रहे हैं। और इन जीविका बहनों को, और क्योंकि जीविका क्यों, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, कि कह सकते हैं कि बिहार की जड़ों में जीविका है, घर घर में, गांव गांव में जीविका बसती है। और जीविका ऑलमोस्ट बिहार के 80% ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करती है। तो हमने टारगेट किया कि जीविका और आशा दीदी और जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स है, उनको हम ये माहवारी जीविका क्या होता है? सॉरी, जीविका किसे कहते हैं? जीविका एनजीओ है, बहुत बड़ी एनजीओ है ओके, बिहार में, तो काम ओके। कर रही है ग्रामीण क्षेत्रों में। बहुत सारे हम्म। इनके अपने अपने बहुत सारे एजेंडाज हैं इनके, लेकिन हम चाहते हैं कि माहवारी जो एजेंडा है, माहवारी भी इनके प्रायोरिटी लिस्ट में हो, वो इस हम्म। तरह से हो जाए। हालांकि ये एम्पावरमेंट पे ज्यादा काम करती है, कि स्वयं सहायता समूह टाइप का इन लोग का है कि आपस में कलेक्शन करो और कुछ रोजगार उत्पन्न करो। लेकिन हमारा ये मकसद है कि हम इन तक पहुंचे, क्योंकि ये रूट रूट में है। तो हम चाह रहे हैं कि इनको ट्रेन किया जाए, ताकि इनके माध्यम से हर घर में, हर घर, हर महिला, हर बहन, हर बेटी तक शायद हमारा रीच, इनडायरेक्ट रीच हो पाएगा। अगर हम इनको अच्छे से ट्रेन करें, इनको अच्छे से जागरूक करें, तो शायद जो माहवारी पे जो हमने सोच रखा है कि स्वच्छ बेटियां, स्वच्छ समाज का जो सपना देख रखा है, और माहवारी की जानकारी बदलेगी दुनिया सारी, इन चीजों को जो हमने सोचा है कि हमें पूरा करना है, तो शायद मुझे लगता है कि कुछ परसेंटेज तक शायद हम वहां उस लक्ष्य को पाने के लिए हम मतलब आगे बढ़ रहे हैं। अब मेरी उम्मीद कुछ जगी है। अभी तक लग रहा था कि बहुत कम मार्क्स तक पहुंच पा रहे हैं, लेकिन अब लग रहा है कि जैसे जैसे ग्रुप फॉर्म्स हो गए हैं और चीजें अब समझ में आने लगी हैं, लोग हमसे जुड़ने लगे हैं। अभी मैंने आपसे कहा भी कि अभी हम पूर्णिया के कस्बा ब्लॉक, छोटे स्तर पे ही शुरुआत पूर्णिया के कस्बा ब्लॉक में, और यहाँ सीतामढ़ी के रीका ब्लॉक में इसको हमने स्टार्ट करके देखा। तो ये समझिए कि मॉडल टाइप का प्रोजेक्ट है जो हम स्टार्ट किए हैं, और आगे चल के हम इसे और विस्तृत रूप से पूरे बिहार में इसे हम शायद कर पाए।
हुँ। तो पल्लवी जी, मैं बस आपसे एक चीज़ समझना चाह रही हूँ, जैसे कि आपने शुरुआत में ही बोला कि जो पहली लहर थी कोरोना की, जो पहला लॉकडाउन था, उस समय बिल्कुल की परिस्थितियाँ और जो सेकंड लहर है, इस समय की परिस्थितियों में बहुत अंतर है। हमारे कई जो सेकंड लहर है, उसमें कई अपने गए हैं, कई युवा साथी गए हैं, कई सारे लोगों की डेथ हुई है ना? निश्चित बिल्कुल तौर पे ये दर्दनाक है, दुःख भरा है। पहले कोविड में हमारे लोगों की मौतें नहीं हुई थी, पर इस बार मौतें ज़्यादा हुई हैं। बहुत ही ज्यादा। तो आप इस कोविड की सेकंड लहर में मेंस्ट्रुएशन पे महिलाओं के स्वास्थ्य को कैसे देखते हैं? महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पे कितना गहरा असर पड़ा है? क्या दिक्कतें देखी आपने? क्या बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हमने देखी? ग्रामीण क्षेत्रों की बात, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत स्ट्रेस है, बहुत एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस से भरी हुई है। जब हम लोग इतने स्ट्रेस्ड नीतू, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या स्थिति है। और मैं वहाँ बिल्कुल। काम कर रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि एक तो सीमित दायरा है, छोटे-छोटे घर हैं, और अगर हुँ, बच्चियाँ या महिला बीमार हो जा रही हैं, कोविड से ग्रसित हो जा रही हैं और उन्हें अगर आइसोलेट होना पड़ रहा है, तो उससे दुखदाई कुछ भी नहीं है। एक तो सबसे मुश्किल ये हालात हो रहे हैं कि पाइप्ड वाटर सप्लाई तक वो पहुँच ही नहीं पा रही हैं, और ये बहुत हुँ, बड़ा चैलेंज है उनके लिए। सैनिटेशन प्रॉब्लम है, ऑन साइट सैनिटेशन का फैसिलिटी नहीं है उनके पास, हैंड वॉशिंग की फैसिलिटी नहीं है, साबुन की फैसिलिटी नहीं है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन हेल्थ रिसोर्सेज की फैसिलिटी नहीं है। बहुत मुश्किल हालात हैं उनके साथ। मैं कहूँगी कि इनफैक्ट आप बात करें किशोरियों की, तो जैसे स्कूल्स खुले थे, तो शायद नोडल टीचर्स अपॉइंट किए गए हैं बिहार में हर स्कूल्स में, कि वो माहवारी पर सबको बच्चियों को जानकारी दें। लेकिन अभी स्कूल्स भी बंद है, तो एक तरह से आपका कोई अवेयरनेस प्रोग्राम्स इन स्कूल भी नहीं चल सकता। और जहाँ तक हम बात करें कि कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्रामिंग, वो भी अभी पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। और अभी कोविड की ही प्रायोरिटीज है हर जगह। तो माहवारी की सुनवाई बहुत मुश्किल से, मैं एक छोटा-सा आपको आज उदाहरण दूँगी कि आज मैं चाह रही थी कि हमारे डीएम भी इस कार्यक्रम से जुड़े, पर मतलब चाहते हुए भी दोनों जगह के डीएम हमारे कार्यक्रम में नहीं जुड़ पाए। मतलब उन्होंने हमसे मतलब कहा कि नेक्स्ट टाइम ज़रूर करेंगे, क्योंकि इतने लाचार हैं, कोविड प्रायोरिटीज़ इतनी ज़्यादा है, और साथ में जो आज स्टॉर्म था, जो यास स्टॉर्म की वजह से भी उनकी ज़िम्मेदारियाँ काफ़ी बिहार में बढ़ गई थी। तो ये मुझे ये एहसास दिलाया कि अभी माहवारी की प्रायोरिटीज़ शायद कहीं नहीं है। कोई नहीं सुनना बिल्कुल। चाहता। हर कोई वैक्सीन लगा हुआ है, हर कोई उधर देना है, उधर ये है, उधर हॉस्पिटल, उधर ये। लेकिन उसमें कहीं न कहीं यह विषय दब सा रहा है, छिप सा रहा है। और शायद आज और महामारी से जो इतने छुटकारा साल की आप लोगों की मेहनत थी, जो बीते इतने सालों आपने स्ट्रगल किया, लोगों से बात बिल्कुल, करना शुरू किया, वो एकदम ठहर-सा गया है, रुका-सा देख बिल्कुल पा रहे हैं। ठहर-सा गया है, बल्कि हम काफ़ी पीछे चले गए, काफ़ी पीछे चले गए। आज मतलब क्या बोले, मतलब लगा कि इतना प्रयास किया हमने, 2012 से हम इस मुद्दे पर काम करते हैं। उस दिन से काम करते हैं जब लोग हमारी मज़ाक उड़ाते और कहते कि आप इस, और कोई टॉपिक नहीं मिला आपको काम करने के लिए, और कोई बात नहीं करना है आपको, इस टॉपिक ऐसे बात, हुँ, ऐसे कोई बात करता है, पीरियड्स की कोई बातें करता है। तो हुँ, उस समय से मैं करते आ रही हूँ, और करते शायद 2020 तक जाके हमें लगा कि नहीं, हम कहीं तो पहुँच पाए हैं। आज लोग पैड बैंक से पैड ले रहे हैं। मतलब बहुत खुशी होता था देख कर के बिल्कुल। कि कुछ हम कर पा रहे हैं लोगों के लिए। लेकिन ये 1 साल ने पता नहीं कितने साल पीछे लोगों को धकेल दिया, कि कहना बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है। मतलब प्रायोरिटी लिस्ट से मुझे लगता है कि पैड्स एंड पीरियड्स बिल्कुल हट-सा गया है। हुँ, और और परेशानियाँ लेकिन कम नहीं इसका हो रही असर हैं। क्या आज आने मैंने वाले सालों पे देखने को मिलेगा, इसका असर कि बिल्कुल, कितना बिल्कुल देखने के लिए मिलेगा, बट ऑब्वियस है कि जब आपकी प्रायोरिटी लिस्ट से माहवारी हट जाती है, तो पहले तो आपको हुँ, फिर से उसे लिस्ट में लाने में वक़्त लगेगा, उसमें बहुत चैलेंजेज़ आएँगे, और फिर से उसके लिए काफ़ी प्रयास करने होंगे। फिर भी मैं ये नहीं कहती कि लोग कर नहीं रहे हैं, एनजीओज़ कर रहे हैं, गवर्नमेंट की भी बहुत सारी पॉलिसीज़ है, प्रोग्राम्स हैं जो रन किए जा रहे थे, पर अभी नहीं। अभी एक इस 1 से 2 सालों में मुझे लगता है कि हर प्रायोरिटी में कोविड पैंडेमिक इज़ द प्रायोरिटी, और काफ़ी मेहनत करनी होगी हमें इस विषय पर काम करने के लिए। और हमने आज अपने कार्यक्रम में एक छोटी-सी हमने एक्टिविटी भी लोगों को बताया कि क्या करना चाहिए हमें, जिससे
उससे थोड़ा-सा उनका ना एक होता है ना कि घर में है, माँ भी है, बेटी भी है, बहू भी है, तो एक-दूसरे के प्रति जो उनकी फ़िक्र है, वो हमने कोशिश की कि एक माँ-बेटियों में जुड़ाव कराने की। और मैंने एक छोटा-सा एक एक्टिविटी उनको बताया, मैं आपसे भी शेयर करना चाहूँगी नीतू, कि माहवारी वाली गुल्लक बनाना। अभी जी, जो जी। आपके कोविड का दौर है, तो आप अपने लिए एक माहवारी वाली गुल्लक बनाएँ और उसमें आप प्रतिरोज़ ₹1 मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलती, आप जब भी सब्ज़ी खरीदें या कुछ भी आप लें, तो उसमें से जो खुदरा बचता है ₹1 ₹2 वो उस गुल्लक में ज़रूर डालें और हर रोज़ डालें। और महिलाएँ चाहेंगी, बच्चियाँ चाहेंगी, तो वे ज़रूर इकट्ठे कर सकती हैं और मंथ के एंड में जो पैसे जमा हो ₹100 ₹200 जो वे जमा कर पाती हैं, उससे माहवारी से जुड़ी सामग्रियाँ खरीदें। पैंटी खरीदें, पैड खरीदें या जो भी उन्हें लगता है कि उन्हें ज़रूरत है अपने पीरियड्स मैनेजमेंट के लिए, वो उससे खरीदें। तो मुझे लगा कि काफ़ी महिलाओं ने पसंद किया इस एक्टिविटी को और उन सबने स्वीकृति दी कि नहीं मैम ₹1 जमा करना मुश्किल नहीं है। मैंने हमेशा कहती हूँ जैसे आप अपनी चूड़ी खरीदते हो, बिंदी खरीदते हो, कुछ भी छोटे-छोटे सजने-संवरने की चीज़ खरीदते हो, वैसे ही पैड्स भी खरीदिए। वो भी माहवारी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है आपके शरीर का और उसके लिए भी आप वो भी वो भी कह सकते हैं पैड जो है वो आपके लिए एक तरह का महिला के लिए सजावट है और उसे ज़रूर खरीदिए, ज़रूर इकट्ठे करिए पैसे अपने लिए और अपने लिए सोचिए ताकि आगे चल के बड़ी-बड़ी बीमारियों के खतरे से आप बच सकें, आप इन्फेक्शन ना हो, आप स्वस्थ रहें। और स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है एक महिला के लिए परिवार, क्योंकि पूरे परिवार की नींव हो बहुत शुक्रिया पल्लवी जी आपका और निश्चित तौर पे बहुत अच्छा अनुभव आपने साझा किया है कि आपने कैसे बिहार की महिलाओं के साथ काम किया है और आपने कितनी कई तरह की एक्टिविटी इस कोविड काल में की हैं। हम पुनः अपने सभी गेस्ट का बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबको बताते चलें कि हमारे साथ यूपी लखनऊ से वात्सल्य संस्था से प्रिया निगम जुड़ी ही माफ़ कीजिएगा पल्लवी जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी मुझे। तो सभी गेस्ट को हम बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं जो हमारे साथ आज जुड़े हैं इस कार्यक्रम में। अ हमारे साथ प्रिया जुड़ी थी वात्सल्य संस्था से जो मलिहाबाद यूपी से थी। हमारे साथ झारखंड से निश्चय फाउंडेशन से तरुण जी जुड़े थे जो निश्चय फाउंडेशन के फाउंडर हैं। हमारे साथ नव अस्तित्व फाउंडेशन से पल्लवी सिन्हा जुड़ी थी जो बिहार से हैं। हमारे साथ यशस्वी जुड़ी थी जो भोपाल से है, सरोकार संस्था में काम करती हैं। तो आप सभी को पुनः बहुत-बहुत शुक्रिया और ये सेट्स ऑफ रूरल इंडिया का पहला लाइव कार्यक्रम था। आज विशेष दिन था मेंस्ट्रुअल हाइजीन का विश्व माहवारी स्वच्छता दिवस। तो आप सभी को पुनः बहुत-बहुत बधाई। आशा करते हैं कि आप इसी तरह से आप सब काम करते रहेंगे और इस कोविड में भी ये जो विषय जो हमारे जितने भी खास मेहमान थे, उन्होंने बताया कि क्या चुनौतियाँ रहीं, कितना उनके मानसिक, शारीरिक स्वास्थ्य पे महिलाओं और किशोरियों के असर पड़ा है। और कितना पीछे जो वर्षों से आप लोग मेहनत करते आए हैं, कितना पीछे चले गए हैं। मुझे पूरा यकीन है, भरोसा है कि जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, जो भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, इनके अनुभवों को अगर आप अपने अपने स्तर पे अपने ग्रामीण क्षेत्रों में इसको लागू करेंगे, तो ज़रूर जो कोविड इस महामारी में माहवारी विषय जो साइड से हो गया है, जो अनदेखा सा हो गया है, शायद इस पे बेहतर काम हो पाएगा। पुनः आप सभी का बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।